नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हिंदी व्याकरण में एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसका नाम है छंद। तो आज मैं आपको बताऊंगा छंद की परिभाषा, छंद के भेद, छंद से संबंधित विशेष बातें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और ऐसी बातें बताऊंगा जो अक्सर सामान्य परीक्षाओं में तो पूछी ही जाती हैं, बल्कि जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले प्रश्न 9, 10, 11, 12 में जो है पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आज हम उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे जो छंद के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं छंद में आने वाली इन सारी बातों को। तो छंद, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं छंद की परिभाषा। तो जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे हम छंद कहते हैं। तो छंद में ध्यान रखिए, छंद होता क्या है? मात्राओं और वर्णों का जो है एक संयोजन रहता है, एक क्रम रहता है। तो क्या है छंद? कि जिसमें मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था पाई जाती है, कि जहां मात्राएं भी होती हैं और वर्ण भी होती हैं, वर्ण भी होते हैं, और लेकिन जो होते किस क्रम में? एक व्यवस्थित क्रम में जो है होते हैं। तो ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। और जिसमें क्या हो? संगीतात्मक लय हो, गति हो। तो जिसमें वर्णों का विधान हो, मात्राओं का विधान हो, संगीत का विधान हो, लय का विधान हो, गति का विधान हो, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो उस जो है पद्यात्मक रचना को हम छंद कहते हैं। अर्थात सिंपल सी भाषा में मैं कहूं कि छंद एक लयबद्ध पद रचना है, जिसे लय के साथ पढ़ा जाता है, लय के साथ गाया जाता है, लयात्मक तरीके से। तो लयबद्ध पद रचना को हम छंद कहते हैं, जिसमें मात्राओं का विधान होता है, गति का विधान होता है, यति का विधान होता है, वर्णों का विधान होता है। तो ऐसी पद रचना को छंद कहा जाता है। अब छंद से संबंधित कुछ बातें भी हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे छंद से संबंधित तो एक महत्वपूर्ण तत्व है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम सूत्र में, जो ऋग्वेद का जो नवम सूत्र है, उसमें छंद की उत्पत्ति जो है ईश्वर से मानी जाती है। यहाँ पे नवम सूत्र कहें या नवम छंद बोल सकते हैं। नवम छंद में छंद की उत्पत्ति जो है ईश्वर से मानी जाती है, ऐसा बताया गया है कि छंद की उत्पत्ति कहां से हुई है? ऋग्वेद से मानी गई है। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में जो नवम जो छंद है, वहां से छंद की उत्पत्ति बताई गई है कि यहां से छंद का जन्म हुआ है। तो ये खास एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो यहां से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। यहां से अगला बिंदु है हमारा
लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। तो लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। ऐसा बताया गया है कि जो है संस्कृत का जन्मदाता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि ने ही छंद की उत्पत्ति की है, या छंद की उत्पत्ति महर्षि वाल्मीकि के द्वारा हुई है, ऐसा जो लौकिक संस्कृत है उसमें बताया है। क्योंकि संस्कृत भी दो प्रकार की है, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृत, उसमें वेदों की रचना हुई है, और एक जो लौकिक संस्कृत है जिसमें आम भाषा में हम लोग पढ़ते हैं वो लौकिक संस्कृत है। तो उसमें बताया गया है कि छंद की जन्मदाता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। तो ये भी एक छंद से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है बिंदु है, उसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का क्रमबद्ध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। तो अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का बिल्कुल क्रमबद्ध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र भी माना जाता है। छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ का तात्पर्य क्या है कि जहां से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, जहां से छंद की उत्पत्ति हुई है, उसी को जो है छंद शास्त्र माना जाता है। अतः छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पिंगल ने लिखा है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से छंद से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस दृष्टि से हमने ये सारी बातों को जो है आपको बताया है। इसके बाद हम इसके आने वाले कुछ अन्य चीजों को देखते हैं।
यहाँ से एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी साहित्य में छंद की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला को माना गया है। तो यहाँ से ये भी एक महत्वपूर्ण जो है खास बात है इसकी, तो इसे भी समझ लीजिए। इस प्रकार से छंद संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको बताई। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा छंद के भेद, छंद के कितने भेद हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ ये तो छंद से संबंधित अभी कुछ खास बातें थी। अब छंद के तत्व, तो ये छंद के तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन छंदों के तत्वों के बिना छंद समझना आसान नहीं है। अगर जब तक हम इन 8 तत्वों को नहीं समझेंगे तब तक छंदों को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए छंद पढ़ने से पहले हम छंद की बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये जानकारी नहीं समझेंगे, आप ये छंद के 8 जो तत्व हैं इनको आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में छंद आने वाले नहीं है। तो छंद को पढ़ने से पहले हम इन 8 तत्वों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। छंद के 8 तत्व माने गए हैं। तो नंबर पहला है चरण, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा, चौथा क्रम, फिर गति, यति, गति, तुक और गण। ये 8 चरण हैं, इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरण। चरण क्या होता है? तो चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। चरण या पाद कहते हैं। प्रथम, तृतीय, चरण को सम, प्रथम व तृतीय चरण को विषम एवं दूसरे व चौथे चरण को सम कहते हैं। सम कहते हैं। तो इसमें पहला जो तत्व है वो है चरण। तो चरण क्या होता है? चरण कुछ पंक्तियों का समूह होता है। प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं
पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम एवं दूसरे व चौथे चरण को सम कहते हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों कि छंद में क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों का समूह होता है। क्योंकि इन्हीं पंक्तियों को हम चरण या पाद कहते हैं। कहते हैं ना कि ये छंद छंद में 4 चरण होते हैं, जिसका पहला व तीसरा जो चरण होता है उसे हम विषम चरण कहते हैं, दूसरा और चौथा चरण होता है उसे हम सम चरण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो छंद जो होता है वो पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं या 4 पंक्तियां होती हैं या 4 पाद होते हैं, जिसमें पहला दूसरा चरण जो होगा वो विषम चरण होगा या विषम पाद होगा, दूसरा और चौथा जो चरण होगा वो समपाद होगा, समचरण होगा। तो इस प्रकार से इसे हम 4 पंक्तियों के समूह को जो है क्या कहते हैं, इसमें जो 4 चरण होते हैं वो पंक्तियों का समूह होता है। तो कोई भी जो छंद होगा प्रत्येक छंद में 4 चरण होंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा है आपका वर्ण। अब वर्ण क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं हम वर्ण को। तो दूसरा पॉइंट है हमारा वर्ण। तो ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, नंबर पहला लघु वर्ण, नंबर दूसरा दीर्घ वर्ण। तो ध्यान रखिए कि जो दूसरा जो पॉइंट है वर्ण, तो कहते हैं ना कि वर्ण ध्वनि की मूल इकाई होती है। जो ध्वनि नहीं होगी तो वर्ण नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा, शब्द नहीं होगा तो जो है साहित्य नहीं होगा, भाषा नहीं होगी। इसलिए वर्ण की सबसे जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि से मिलकर के वर्ण होता है। छंद शास्त्र में 2 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया गया है, पहला लघु वर्ण, दूसरा दीर्घ वर्ण। अब ये लघु वर्ण क्या होते हैं कि जिन वर्णों की जो छोटी मात्रा होती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर, तो इन पे लगने वाली जो मात्राएं होती है, छोटे जो अक्षर होते हैं, छोटे जो स्वर होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है उन्हें कहते हैं लघु वर्ण। और जिन जैसे और जो दीर्घ वर्ण होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तो इनकी जो मात्रा लगती है जिन वर्णों पे, उन वर्णों को कहते हैं दीर्घ वर्ण। इस प्रकार से छंद शास्त्र में 2 प्रकार के वर्ण हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। तो लघु वर्ण वो होते हैं जिनकी छोटी मात्रा होती है, दीर्घ वर्ण वो होते हैं जिनकी बड़ी मात्रा होती है। इसके बाद तीसरा बिंदु है मात्रा। तो मात्रा क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा
हैं, उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा छंद में दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, एक लघु मात्रा, एक गुरु मात्रा। अब ये लघु गुरु होता क्या है, तो लघु वर्ण की एक मात्रा होती है। तो यहां दो होते हैं, दो प्रकार की मात्रा लगती है। तो नंबर पहला लघु, लघु मात्रा, इसे हम प्रकट करते हैं इसके द्वारा, ये इसका चिन्ह है। लघु मात्रा को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है गुरु, गुरु मात्रा, इसे प्रदर्शित करते हैं हम इसके द्वारा। तो ये जो शब्द देख रहे हैं ना, एस की जो बिल्कुल अंग्रेजी में बिल्कुल एस की तरह दिखाई देता है, ये है गुरु मात्रा। तो अब गुरु मात्रा क्या होता है, तो लघु वर्ण की एक मात्रा होगी, लघु वर्ण की एक मात्रा होगी, दीर्घ वर्ण की ये गुरु मात्रा होगी। ध्यान रखिए, जो छोटे जो वर्ण हैं जिन पे एक मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, जैसे छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई, ऋ, तो इन पे लगने वाली मात्रा कहलाती है लघु मात्रा, जिसे हम इस एक के समान दिखने वाले चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जिन वर्णों पर दो मात्राएं लगती हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, ऐ, ओ, अ, इन पे जो मात्रा लगती है उसे कहते हैं गुरु मात्रा, यानी कि दीर्घ वर्ग पे गुरु मात्रा लगती है, जिसे हम इस एस के समान दिखाई देने वाले चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा को इसके द्वारा दर्शाया जाता है, गुरु मात्रा को इसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद हम अगले चौथे बिंदु को देखते हैं। चौथा बिंदु है हमारा क्रम। इसमें चौथा पॉइंट है क्रम। तो क्रम क्या होता है, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहा जाता है। तो जो वर्णों का जो क्रम है, मात्राओं का जो क्रम है, जिस तरीके से जो क्रमानुसार जो मात्राएं दी हुई रहती हैं, जो वर्ण दिए हुए रहते हैं, उनके व्यवस्थित को, उनकी व्यवस्था को, संतुलित रहने को हम क्या कहते हैं, जो है क्रम कहते हैं। जैसे ये जो चौपाई है, ये दोहा है, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये क्रम है इसका, तो ये क्या है, इसका सही क्रम है। यदि हम इसको ऐसे पढ़ें कि जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसको हम यदि ऐसा पढ़ें कि जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो अगर उसको हम ऐसा पढ़ते हैं तो इसका पूरा क्रम बिगड़ जाएगा। क्या समझे, इसका पूरा क्रम बिगड़ जाएगा। तो हमें इसको ऐसे ना पढ़ करके ऐसे पढ़ना है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये इसका सही क्रम है। इसलिए वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो बिंदु है, नेक्स्ट तत्व है यति। यति क्या होती है, इसे भी देख लेते हैं हम। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। तो समझ लिया गया होगा। तो छंद में जो हम चरण पढ़ते हैं ना, छंद में जो चार पंक्तियां होती हैं, तो जो चार चरण होते हैं, इन जब हम चरणों को पढ़ते हैं तो हम कुछ रुकते हैं थोड़ा सा। जहां रुकते हैं थोड़ा सा, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी रुके,
कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो जहां बीच में जो थोड़ा सा रुके हैं, जहां कॉमा लग जाता है, जहां हल्का सा कॉमा लग जाता है, जहां थोड़े से रुक जाते हैं, उसी को हम कहते हैं यति। जहां पे जो है छंद को पढ़ते समय जो बीच में विराम लेना या रुकना, जो हम रुकते हैं, उस विराम स्थल को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जहां कॉमा जैसा लगा रहता है उसी को हम यति कहते हैं। अर्थात छंद को पढ़ते समय जो थोड़ा रुकने का जो क्रम होता है, इसी क्रम को हम यति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है पढ़ते समय रुकते हैं बीच में, उसी को यति कहा जाता है। इसके बाद है अगला पॉइंट है आपका गति। अब ये गति क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। तो लय, तो गति का अर्थ है लय। तो छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु या दीर्घ होने के कारण जो स्वर लहरी उत्पन्न होती है, जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है, उसे गति कहते हैं। तो गति का अर्थ है लय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छंदों को पढ़ते समय जब हम छंद पढ़ते हैं तो हमारी जो स्वर जो लहरी उत्पन्न होती है वो छंदों के लघु या दीर्घ होने के कारण ऊपर नीचे होती है, जो स्वर लहरी उत्पन्न होती है। तो पढ़ते समय लघु या दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है, जो विशेष स्वर निकलता है, उसी विशेष स्वर को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, छोटा है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। हनुमान, मान में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया। ज्ञान, तो ज्ञान में प्रोनाउंसिएशन अलग है क्योंकि ये गुरु है, ना लघु है तो उसका अलग है। गा और ना ये लघु है तो प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, जो स्वर लहरी अलग होती है। तो इसी अलग स्वर लहरी को छोटे अक्षर या दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर उत्पन्न होता है उसी को हम गति कहते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आएगा आपका तुक। इसके बाद है आपकी तुक, उसे भी देख लेते हैं। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है तुक। तुक क्या होती है कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। क्योंकि छंद के अंत में जो स्वर व्यंजन की जो समानता पाई जाती है, सेम स्वर जो होते हैं, तो उनके कारण जो समान तुक होती है उसी को क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन की समानता को कहने का तात्पर्य जो समान स्वर व्यंजन होते हैं उसी को तुक कहते हैं। क्योंकि जब उनको पढ़ते समय तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा उदाहरण के द्वारा। उसे तुकांत, हाँ, तो जिस छंद में तुक मिलती है उसे तुकांत छंद कहते हैं, और जिस छंद में तुक नहीं मिलती है उसे हम अतुकांत छंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य जिसकी स्वर लहरी समान हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन समान हो जाता है, उसे तुकांत छंद कहते हैं अंत में। और जिसके अंत में
समान स्वर लहरी उत्पन्न नहीं होती है उसे हम अतुकांत छंद कहते हैं। जैसे सोरठा, क्योंकि सोरठा जो छंद है वो अतुकांत छंद है और बाकी सब तुकांत छंद है। तो चलिए इसके बाद अब ये होता कैसे, जैसे मैंने कोई छंद पढ़ा, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब देखिए अंत में समान जो है स्वर व्यंजन पाए जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहां मैंने लिख दिया सागर। देखिए कैसे सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये यहां से सा को हटा दिए तो यहां पर भी आगर बचेगा, और यहां से उज को हटा दिए तो यहां पर भी आगर बचेगा, क्योंकि यहां से जा में हलंत लगा दो तो यहां से आगर बचेगा, सा में हलंत लगा दो यहां पर भी आगर बचेगा। तो स्वर व्यंजन की जो समानता है, क्योंकि यहां पर भी आगर आ रहा है, यहां पर भी आगर आ रहा है, तो इस स्वर व्यंजन की समानता को जो क्या कहा जाता है तुक। क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आगर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर में जो आगर आ रहा है, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उजागर, तो यहां पर भी उजागर में आगर आ रहा है। तो स्वर व्यंजन की जो समानता पाई जा रही है उसी को हम कहते हैं जो है ना तुक। इस प्रकार से ये अगले को देखते हैं, गण को भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें अगला जो है तत्व है गण। तो गण क्या होता है, तो गण देख लीजिए, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या गणों की संख्या 8 है। इन गणों को सूत्र रूप में सूत्र रूप में आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे या माता राजभान सलगा। तो जैसे यह सूत्र दिया है तो इस सूत्र के द्वारा हम गणों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये सूत्र है या माता राजभान सलगा। यदि आपने इस सूत्र को याद कर लिया तो आप 8 गणों को आसानी से याद कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से। कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो ये याद रखिए। अब मैं 8 के नाम लिख रहा हूं यहां पे। तो पहले यहां पे लिखेंगे हम गण, उसके बाद लिखेंगे इसका सूत्र, उसके बाद लिखेंगे इसके चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे यहां इसका उदाहरण। तो पहला गण हो जाएगा हमारा, अब यहां पे देखो या है तो हो जाएगा यह गण। क्या है हमारा पहला, या है तो यह गण हो जाएगा। और यह गण का सूत्र होता है या माता, या माता, और इसका चिन्ह हो जाएगा लघु
गुरु गुरु, तो लघु गुरु गुरु। और इसका उदाहरण हो जाएगा बहाना, बहाना। तो लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो ये इसका ये गण है, यह गण, तो इसका सूत्र है या माता। तो दूसरा इसमें आ जाएगा आपका ये गण के बाद अब क्या आ रहा है यहाँ पे माँ, तो माँ से हो जाएगा मगण, मगण। और मगण का सूत्र हो जाएगा मातारा, माँ मातारा, मातारा। और सूत्र हो जाएगा इसका यहाँ पे तीनों वर्ण बड़े हैं, गुरु वर्ण है, तो गुरु गुरु गुरु, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़े आ की मात्रा आ रही है। सारी तीनों वर्णों में बड़े अक्षरों वाली मात्रा है, बड़ी मात्रा है। यहाँ माँ बड़ा, ता बड़ा, रा बड़ा। तो यहाँ इसका बहाना हो जाएगा आजादी। तो यहाँ पर भी देखिए गुरु गुरु और गुरु, इस प्रकार से ये मातारा हो गया। तीसरा गण हो जाएगा ता, तो ता से हो जाएगा हमारा तगण, तो तगण। तड़ का सूत्र होगा हमारा ताराज, ताराज। तो ताराज का सूत्र क्या हो जाएगा, दो गुरु है और एक लघु है, तो गुरु गुरु और लघु, इसका हो जाएगा तालाब, तालाब। तो गुरु गुरु और लघु, तालाब हो गया। इसके बाद चौथा हो जाएगा हमारा तगड़ के बाद हो जाएगा रा से हो जाएगा रगण, रगण। और रगड़ का जो है सूत्र हो जाएगा आपका राजभाग। इसके चिन्ह हो जाएंगे तो लघु गुरु गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु। तो इसका उदाहरण हो जाएगा नीरजा, उसका उदाहरण हो गया नीरजा। तो गुरु लघु और गुरु। इसके बाद रगड़ हो गया, रगड़ के बाद हो जाएगा जा, तो जा से हो जाएगा जगण, तो जगण। तो जगण का सूत्र हो जाएगा आपका जभान, जभान। और इसके चिन्ह हो जाएंगे तो लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु और लघु। इसका सूत्र हो जाएगा महान, महान। तो लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। अब ये जगड़ हो गया, जगड़ के बाद क्या बचाएगा भा, तो हो जाएगा भा से भगण, भगण। और भगण का सूत्र हो जाएगा भानस, भानस। और इसके चिन्ह हो जाएंगे लघु गुरु गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु। तो इसका हो जाएगा मानस, मानस। तो मानस हो जाएगा। तो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। इसके बाद अगला सातवां है हमारा, अब भगण के बाद क्या है नगण, तो नगण हो जाएगा नगण। और नगण का सूत्र होगा आपका नसल, नसल। तो इसका नसल का जो है चिन्ह होगा लघु लघु लघु, लघु लघु लघु। तो इसका उदाहरण हो जाएगा सरल, तो लघु लघु लघु। इस प्रकार से ये सरल इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद आखिरी बचता है आठवां, आठवां है हमारा, अब ये नगण हो गया, अब बचा सा से हो जाएगा सगण, सगण। तो सगण का सूत्र है आपका सलगा, सलगा। उसका चिन्ह हो जाएगा लघु लघु गुरु, तो लघु लघु गुरु। और इसका हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा ममता, ममता। तो लघु लघु गुरु। इस प्रकार से ये 8 जो है गण हो गए। तो ये 8 गण हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण।
तो इस 8 गणों को हम एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 तक आपके जो है सा अक्षर तक आपके 8 गण हो जाते हैं। तो याद रखिए फिर से, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। और याद कर कैसे अगर के सूत्र याद रखने हैं। तो यहाँ से हो जाएगा या माता, तो देख लीजिए या माता। मा से हो जाएगा मातारा, तो देख लीजिए मातारा। फिर हो जाएगा ता से हो जाएगा ताराज, तो देख लीजिए ताराज। रा से हो जाएगा राजभा, तो यहाँ पे देखो राजभा। फिर हो जाएगा भा से भानस, तो यहाँ से देखिए हाँ, जा से हो जाएगा जभान, तो देखिए यहाँ पे लिखा है जभान। फिर भा से हो जाएगा भानस, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है भानस। फिर ना से हो जाएगा नसल, तो यहाँ से देख लीजिए लिखा है नसल। और सा से हो जाएगा सलगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो सलगा। इस प्रकार से 8 पूरे गण याद हो रहे हैं इस एक ही सूत्र से, और एक ही सूत्र से पूरे जो है सूत्र याद हो रहे हैं इसी से। और चिन्ह तो आप समझ गए कि छोटा अक्षर है तो लघु वर्ण, बड़ा अक्षर है तो दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण। इस प्रकार से उदाहरण आ जाते हैं। तो इस जो है वीडियो में मैंने आपको बताया छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपके समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, निसंकोच आप हमें बता सकते हैं। कोई सुझाव है, आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सुझाव ही दे सकते हैं। कोई चीज अच्छा, कुछ हमें और अच्छा करने को बताना चाहते हैं तो आप वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब जानते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, रुचिकर वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।